हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास के नेक्स्ट सीरीज में ये टॉप 10 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं इस सीरीज के सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वही आपको कराए जा रहे हैं, या किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर ही आ चुके हैं। वो क्वेश्चंस ही आपको यहाँ पर कवर कराए जाते हैं और ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। यहाँ तक कि यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी तक के जो है क्वेश्चंस आपके कवर किए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि आपका एनसीईआरटी बैच इस समय चल रहा है, जो 6 क्लास के एनसीईआरटी इस समय आपको पढ़ाई जा रही है। तो ऐसा करिए, आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी बैच आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पर एनसीईआरटी बैच के क्वेश्चंस यानी कि जो आपके नोट्स हैं, सारी क्वेश्चन नोट्स सब कुछ वहीं पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पे इनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। क्वेश्चन हमारा है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है, उस उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है कि पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन ताजुद्दीन यलदौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, कि तीसरा ऑप्शन है कि बुंदेलखंड के किले कलिंजर का घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और लास्ट ऑप्शन है आपका, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु होगी। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन था। आप जैसे रखो अंदर नीचे निकल निकल गया, तो बहुत हलवा टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर आपको आराम से बता देंगे कि चौगान क्या पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गए थे, जिससे कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन डी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में पोलो चौगान खेलते समय डेथ हुई थी और 1206 में एक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, 1206 में गद्दी पर बैठा। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा कहा जाता है, कुरान खवा भी कहा जाता है, इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक से बन जाते हैं। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कराया, ये सारे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। चलते हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, किस किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। चांदी के सिक्के किसने निर्गत किए संस्कृत। तो वो सही ऑप्शन आपका कौन से हो जाएंगे। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा ऑप्शन है महमूद गजनवी, तीसरा ऑप्शन है शेर शाह और लास्ट ऑप्शन है आपका अकबर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने क्या कराया था, एक तरफ मुद्रा लेख संस्कृत में मुद्रा लेख लिखा था और एक तरफ अरबी भाषा में लिखा हुआ पाया गया है। ये मुद्रा जो थी एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ था, एक तरफ अरबी भाषा में लिखा गया था। और इसे दिरहम कहा गया, इसे दिरहम कहा गया, दिरहम कहा गया। और इसका वजन कितना था, लगभग इसका वेट जो था 3 ग्राम लगभग इसका वेट था। ठीक है, चलते हैं, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसे दिरहम कहा गया। ठीक है, देख लीजिएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है मोहम्मद गोरी, सेकंड ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है आपका अकबर और लास्ट ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, सही ऑप्शन जो आपका होता है वो मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद गोरी ने क्या कराया था, मोहम्मद गोरी जब 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उत्तर भारत पर पूरा अपना अधिकार कर लेता है, तो उसके बाद अधिकार करने के बाद तो क्योंकि भारतीय जो है रुष्ट हो गए थे मोहम्मद गोरी से, क्योंकि उस ये अलग देश से आकर के दूसरे देश से आकर के हमारे देश पर जब अधिकार करेगा, अपना आधिपत्य स्थापित करेगा और इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आया था, तो ये जब गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं में आक्रोश फैल गया। अब हिंदुओं के आक्रोश को कम करने के लिए उसने क्या किया कि हिंदुओं को अपनी तरफ तभी किया जा सकता है तो कि उनके भी धर्म को थोड़ा मान्यता दे दिया है।
तो उसने क्या किया, एक तरफ उस सिक्के चलवाए, सिक्कों में एक तरफ सिक्कों में क्या कराया कि देवी लक्ष्मी की आकृति बनवा दी और दूसरी तरफ कलमा खुदवा दिया अरबी भाषा में। इसलिए वो अपने और उसका कोई यानी हिंदू धर्म को मान्यता देना यानी बढ़ावा देना उसका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कोई, सिर्फ और सिर्फ वो अपने हिंदुओं को भी अपने वश में करना चाहता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन है अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान था। सेकंड ऑप्शन है वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी था। से थर्ड ऑप्शन है इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी। या लास्ट ऑप्शन है आपका कृषकों से की जाने वाली गैर जबरन वसूली। तो सही ऑप्शन आपका होता है सी ऑप्शन, इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। एक्चुअली क्या था कि इल्तुतमिश ने एक एकता व्यवस्था शुरू की। एकता व्यवस्था में क्या था कि इनके जो इनको संभालते थे वो क्या थे, इक्तेदार क्या करते थे कि सुल्तान जो होता था वो एक जमीन भूमि का टुकड़ा इक्तेदारों को दे दिया करता था, भूमि का टुकड़ा। अब भूमि के टुकड़े से इक्तेदार क्या करते थे, खुद का वेतन निकालते थे और वो सैनिक सरकार यानी कि सुल्तान की सुरक्षा के लिए सैनिक जो रखे जाते थे उनको इसी से पेमेंट करता था। इनको पेमेंट करने के बाद और खुद पैसा लेने के बाद जो राशि इनके पास भू राजस्व की बच जाती थी वो क्या करता था, सुल्तान के कोष में जमा कर देता था, सरकार के खजाने में जमा कर देता था। उसे क्या कहा जाता था, फवाजिल। उसे ही क्या कहा जाता था, फवाजिल। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एकता पाने वाला, यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एकता पाने वाला व्यक्ति सुल्तान की सेना के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक रखता था तथा राजस्व की वसूली करता था। वह सैनिकों का वेतन और अपना खर्च काट कर से सुल्तान को भेज देता था, जिसे फवाजिल कहा जाता था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराया वो कौन था? दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? पहला है इल्तुतमिश, सेकेंड ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, थर्ड ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और जो है डी ऑप्शन है आपका सिकंदर लोदी। तो ध्यान रखिएगा जो मेनली स्टार्ट किया था जिसने नहरों को बनवाना जिसने स्टार्ट कराया था वो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जब शासन हुआ तो इसने गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था नहरों का निर्माण करा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ही ज़्यादा नहरों के सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसने क्या किया, जितनी भी नहरें थी वो जर्जर हो रही थी उनका पुनर्निर्माण कराया और बहुत सारी नई नहरें भी बनवाई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण व पुनर्निर्माण कराया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है चांद बीबी, दूसरा ऑप्शन है सुल्तान रजिया सुल्तान, थर्ड ऑप्शन है बेगम हजरत महल, डी है आपका नूरजहां। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होता है वो आपका है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्या था, मुस्लिम महिला शासक थी और इन्होंने अपने पिता की गद्दी इल्तुतमिश की गद्दी संभाली 1236 से 1240। क्योंकि इल्तुतमिश के बेटे भी थे लेकिन उनके बेटे इतने ज़्यादा योग्य नहीं थे। उनकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान वो बहुत ज़्यादा ही योग्य शासिका थी, इसलिए इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी अपने बेटों को न सौंप कर रजिया अपनी बेटी को सौंपते थे। तो ये पहली बार होता है कि कोई भी शासक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक इल्तुतमिश होता है जो अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकार चुनता है। तो रजिया सुल्तान की एक वो माना जाता है कि इनकी गलती क्या थी, यानी कि इनकी एक अयोग्यता क्या थी? इनकी अयोग्यता थी एक स्त्री होना इनकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी। क्योंकि दिल्ली के जो अमीर लोग थे वो चाहते थे कि एक मुस्लिम महिला यानी कि एक महिला हम पर शासन करेगी,
एक महिला हम पे शासन करेगी, तो वो इस बात से थोड़ा सा उनको गलत लगता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद जो है इनको हटवा दिया। 1240 में इनकी मृत्यु कर दी गई थी। तो उसके बाद इनका बेटा धोखे से गद्दी पर बैठ जाता है, इल्तुतमिश का बेटा। ठीक है, तो इनका शासन बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहा, 1236 से 1240 तक रहा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं, बहुत सारा इसके बारे में दिया गया है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, क्या इंगित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है चुंगीकर इंगित करता है, या बी ऑप्शन आपका विद्वानों को दी जाने वाला राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, या सी ऑप्शन आपका है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या लास्ट ऑप्शन है कि बुआई कर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होता है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास किस चीज को इंगित करता है, वो है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल प्रशासन में जो मदद ए मास दी जाती थी, वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं। तो यहाँ पर मदद ए मास क्या था, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, और इसे सयूरगल भी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, सयूरगल भी, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि सयूरगल किसे कहा जाता था, तो भी इसका ऑप्शन यही सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th नंबर क्वेश्चन है कि इन्हें सही सुमेलित नहीं है। ये जो आपके ऑप्शन ABCD दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही मैच्ड नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका है खानवा का युद्ध, सेकेंड ऑप्शन है चौसा का युद्ध। बाबर ने कौन सा किया, खानवा का युद्ध किया। हुमायूं ने चौसा का युद्ध किया। अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध किया। जहांगीर ने बल्ख का युद्ध किया। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप ध्यान रखिएगा, बाबर ने खानवा का युद्ध किया था, हाँ किया था। कब किया 1527 में। एक मैंने ट्रिक बताई थी, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा उठाकर। तो पानी पीकर मतलब पानी से पानीपत 1526, खाना खाकर खानवा 1527, खाना खाकर पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी का युद्ध हुआ 1528, घाघरा का युद्ध 1529, 1530 में डेथ हो जाती है बाबर की। ठीक है, तो यही ऑप्शंस आपका, बाबर खानवा का युद्ध बाबर के काल में हुआ, हुमायूं का चौसा का युद्ध हुमायूं के काल में हुआ, किसके साथ, शेरशाह सूरी के साथ। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ था, राणा सांगा के साथ बाबर का। अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध किया, किसके साथ किया था अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध, किसके साथ किया, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का आपको बहुत अच्छे से पता होगा महाराणा प्रताप के बारे में, कि उन्होंने घास की रोटियां भी खाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ पर गलत आपका, जब ये तीनों सही हो गए, तो गलत आपका जहांगीर ही होता है बल्क का युद्ध, क्योंकि बल्क का युद्ध जो लड़ा था वो शाहजहां ने लड़ा था, ना कि जहांगीर ने। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बल्क का युद्ध 1646 ईस्वी में शाहजहां के काल में हुआ था। बल्क का युद्ध 1646 में शाहजहां के काल में हुआ था। शाहजहां ने अपने पुत्र मुराद बख्श के नेतृत्व में मध्य एशिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक विशाल सेना भेजी। बल्क के तोकई तिमुरिद शासक ने इसका विरोध किया था। तिमुरिद शासक ने इसका विरोध किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत के आप सारे जानते हैं कितने वंश हुए थे, 5। पहला ऑप्शन, पहला क्या था, गुलाम। दूसरा खिलजी, तुगलक, सैयद। पांचवा था आपका लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने हराया। बाबर ने कब हराया? 1526 में हराया। 1526 में किस युद्ध में हराया? तो पानीपत के युद्ध में हराया। पानीपत के युद्ध के हराने के बाद कौन से साम्राज्य का स्थापना की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो आपके यहाँ पर कई क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो गया लोदी वंश। अंतिम वंश कौन सा हो जाएगा? लोदी वंश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन
अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो दक्षिण विजय करने का अभियान मिशन जो है, फर्स्ट ऑप्शन है मलिक काफूर, सेकंड है साजी मलिक, थर्ड है खिज्र खान और डी ऑप्शन आपका उलूग खां। तो सही ऑप्शन याद रखिएगा मलिक काफूर, यहाँ आपका सही ऑप्शन होता है। मलिक काफूर को सौंपा था। मलिक काफूर एक जो है बहुत ही हष्टपुष्ट, तगड़ा, सुंदर और लंबे शरीर का, सुडौल शरीर का एक हिजड़ा होता है। इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं या दिनार में खरीदा था। 1000 स्वर्ण मुद्राएं या दिनार में खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपको क्वेश्चन आ जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कितने स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा या कितने दिनार में खरीदा? तो 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था। तो दक्षिण विजय करने का मिशन। और कहा जाता है कि अगर मलिक काफूर नहीं होता तो अलाउद्दीन खिलजी जितने ज़्यादा साम्राज्य जीता, तो इसने इतने ज़्यादा साम्राज्य जीत नहीं पाता। अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय का सपना देखता था, लेकिन इसने क्या किया था, विश्व विजय का सपना देखना बंद कर दिया था। इसके मित्रों ने इसे सुझाव दिया था कि बेटा जो है तू विश्व विजय का सपना ना देख, जितना है उतना ही संभाल के रख। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर यानी कि ये टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।